ऑफ शू आप लोग कैटजिंग रिव्यूज जो है वो पढ़ते हो, और इन डायग्राम्स को देख के जब मैं भी स्टूडेंट थी ना तो मैं डर जाती थी। मैंने फटाफट पेज आगे कर देती थी, इनका ये फजूल चीज़ें इनको छोड़ो, ये नहीं हमने करनी। बट इनको हमने समझना है, वी हैव टू लुक एट देम, फेस देम, अंडरस्टैंड देम, और ये हम अभी करने लगे हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा, एक डायग्राम है हमारे पास, वहां पे एक ड्रग एक्स एडमिनिस्टर हुई हुई है और उसके आगे ब्लड प्रेशर की चेंज जो है वो रिकॉर्ड हुई हुई है। एंड देन देर इज अ ड्रग वाई विच इज एडमिनिस्टर्ड, और फिर उसके साथ ब्लड प्रेशर की चेंज जो है वो रिकॉर्ड हुई हुई है। एंड देर आर फॉलोइंग 2 MCQs। पहला MCQ कहता है कि एक्स बताएं कौन सी ड्रग है, और दूसरा MCQ कहता है कि वाई बताएं कौन सी ड्रग है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ड्रग्स की रिसेप्टर सिलेक्टिविटी आ जाती है। जो आपका बेसिक जो नॉलेज टेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, वो ये है कि क्या आपको ये बात पता है कि कौन सी ड्रग किन रिसेप्टर्स के ऊपर पहले एक्ट करती है या ज्यादा एक्ट करती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम एक्स को देखते हैं। एक्स एक ऐसी ड्रग है जो हमने दी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्टैटिक रहा, कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया। पल्स प्रेशर अगर आप देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पल्स प्रेशर इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये सब कुछ कब होगा? आप देखें, एक ऐसी ड्रग है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो अल्फा रिसेप्टर्स के कंट्रोल में होता है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है। हमारी ड्रग ने किसी अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं किया, क्योंकि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक तो सेम जा रहा है, इंक्रीज ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि हमारी ड्रग अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती। ठीक हो गया, पहली बात हमने एस्टैब्लिश कर ली। नंबर 2 ये है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? ये तब डिक्रीज करता होता है जब कोई बीटा रिसेप्टर की स्टिमुलेशन हो, स्पेशली द बीटा 2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स। जब ये स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स की जो विजुडाइलेशन कराते हैं, उसकी वजह से जो डायस्टली में जो ब्लड आपका रिटर्न आना होता है ना, वो कम हो जाता है टूवर्ड्स दी हार्ट। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि स्प्लैंकनिक पूलिंग हो जाती है ब्लड की विजुडाइलेशन की वजह से। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नहीं फर्क पड़ रहा, सिस्टोलिक को अल्फा कंट्रोल कर रहा है। ये जो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही है ना, ये डायस्टोलिक को डिक्रीज कर रही होती हैं। सो इमेजिन कि एक ड्रग है जो सिस्टोलिक को नहीं डिस्टर्ब करती, दैट मीन्स अल्फा रिसेप्टर से उसका कोई लिंक नहीं है। जो डायस्टोलिक को डिक्रीज करती है, विच मीन्स कि वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पल्स प्रेशर देखो, जो डिफरेंस है बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वो रेज हो गया, वो बड़ा हो गया, डिफरेंस का गैप जो है वो बढ़ गया है। पल्स प्रेशर तब बढ़ता है जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ती है। जब हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। सो अगर एक ड्रग हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है तो अगेन वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है। नाउ वी हैव अ ड्रग विच डज नॉट अफेक्ट द अल्फा रिसेप्टर्स, which stimulates the beta 1 receptors in the heart, resulting in increased force of contraction, and which causes dilation of skeletal muscle blood vessels and by stimulating the beta 2 receptors. So our drug is basically stimulating both beta 1 and beta 2 receptors, but not the alpha receptors. And I am so happy that someone has answered C, isoproterenol, which is yes, the right answer here. क्यों? बिथैनिकॉल मस्करेनिक एगोनिस्ट है, शुरू में ही आपने से किक आउट कर देना है। एपिनेफ्रीन अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, निकाल दें बाहर। आइसोप्रोटेरिनॉल यस, बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रही है, बीटा 2 को भी स्टिमुलेट कर रही है, अल्फा रिसेप्टर्स को नहीं इफेक्ट कर रही। यस, दिस इज द आंसर। मेथाकोलिन मस्करेनिक एगोनिस्ट है, बाहर निकाल दें। फिनाइलेफ्रीन अल्फा एगोनिस्ट है, हमने तो पहले ही कह दिया हमारी ड्रग ने अल्फा रिसेप्टर्स को नहीं इफेक्ट करना। ठीक है, epinephrine cannot be the answer here because epinephrine stimulates both alpha and beta receptors. अगर अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करता। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं राइज किया तो इसका मतलब है कि अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हुए। दैट मीन्स कि ओनली बीटा रिसेप्टर्स हैव बीन स्टिमुलेटेड, सो आइसोप्रोटेरिनॉल इज द करेक्ट आंसर। अब सारी थ्योरी मैंने आपको रिसेप्टर्स की समझा दी है। अब अगला क्वेश्चन है कि जी वाई बताएं क्या है। अब आप मुझे खुद भी बता सकते हैं कि वाई क्या है। एक ऐसी ड्रग है जिसको देने के बाद
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी रेज कर गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी रेज कर गया, पल्स प्रेशर में कोई फर्क नहीं आया। डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैसे का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रग है, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है कि वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी राइज कर रही है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी राइज कर रही है, और वो पल्स प्रेशर भी राइज नहीं कर रही, जिसका मतलब है कि वो बीटा रिसेप्टर्स को तो इफेक्ट ही नहीं करती, बीटा रिसेप्टर्स पे उसका इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है कि कोई वेजोडाइलेशन नहीं हो रही, और ना तो पल्स प्रेशर राइज कर रहा है कि कोई हार्ट का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज नहीं कर रही, तो बीटा रिसेप्टर्स को तो ये फर्क ही नहीं डालती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फिर कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है, ये अल्फा पे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू हैव सेट द राइट आंसर हियर। यस, द ड्रग इज फेनिलेफ्रीन। क्यों, दोबारा से रूल आउट कर लेते हैं। बिथैनिकॉल मस्करेनिक है, बाहर निकाल दें, ठीक है जी। मेथाकोलिन मस्करेनिक है, इसको भी बाहर निकाल दें। बिकॉज ऑफ द कमेंट्स मुझे एक बीच में नाम नजर नहीं आ रहा। एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन इज नॉट द आंसर हेयर। क्यों, क्योंकि एपिनेफ्रीन जो है वो भी आपके अल्फा एंड बीटा दोनों को करती है, और बीटा स्टिमुलेशन का यहाँ कोई साइन नहीं है। आइसोप्रोटेरिनोल को भी इसीलिए हमने बाहर निकाल दिया, देयर इज नो साइन ऑफ बीटा स्टिमुलेशन। सो यस, phenylephrine, since it is acting on the alpha receptors and causing vasoconstriction which is not associated with any change in the heart force, तो yes, phenylephrine is the correct answer here. तो आइंदा ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जबरदस्त तरीके से इनको आंसर कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके जी, सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपैथोमाइमेटिक्स का। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि सिंपैथोमाइमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको रिसेप्टर सिलेक्टिविटी और ब्लड प्रेशर के ऊपर उसका इफेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, और ये डिस्टिंक्शन क्वेश्चन है। ये आपसे तब पूछा जाएगा जब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, फिर पूछा जाएगा बताओ कि ब्लड प्रेशर पे क्या डिफरेंस आता है इन ड्रग्स का, ठीक है। चलिए जी, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन गिवन टू अ पेशेंट फेंटोलामीन ब्लॉक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो, अब इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि जब आपसे ड्रग्स के पूछे जाएंगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि अल्फा ब्लॉकर किसको अफेक्ट करेगा या फलाना किसको करेगा। नाम लिखा हुआ है ड्रग का, फेंटोलामीन लिखा हुआ है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन इज कि आपको पता होना चाहिए कि फेंटोलामीन क्या है। इसीलिए आई फोकस ऑन द क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स। हालांकि क्लासिफिकेशंस आपसे एज सच एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड यू विद अ रोड मैप। एक आपको पता चल जाता है कि ड्रग जो है वो कहाँ पे, उसका खानदान कौन सा है और नक्शा कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, ताकि आप उसको वहीं पे रिलेट करो, आप भूलो ना उसको। और स्पेलिंग्स को बेटा, स्पेलिंग्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, कि नाम को पढ़ना, उसके स्पेलिंग्स को एक दफा याद करना, बिकॉज देखो फार्मा में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हेन गिवन टू अ पेशेंट फेंटोलामीन ब्लॉक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। फेंटोलामीन एक अल्फा ब्लॉकर है। कौन सा अल्फा ब्लॉकर है? नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, रिवर्सिबल ब्लॉकर है और नॉन सिलेक्टिव है। दैट मीन्स कि फेंटोलामीन अल्फा 1 को भी ब्लॉक करेगा और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेगा। ठीक हो गया जी। ऑप्शन है जी ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस्ड बाय फिनाइलेफ्रीन। क्या ये ब्लॉक करेगा ब्रेडिकार्डिया को जो फिनाइलेफ्रीन कराता है? फिनाइलेफ्रीन ब्रेडिकार्डिया कैसे कराता है? वैसे फिनाइलेफ्रीन इज एन अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये अल्फा 1 के ऊपर एक्ट करता है और कंस्ट्रिक्शन कराता है स्मूथ ब्लड वेसल्स की, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो ब्लड प्रेशर राइज करता है, और जब ये ब्लड प्रेशर राइज करता है तो हमारा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है और वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है कि ब्लड प्रेशर बहुत राइज हो गया है, हार्ट रेट को नीचे लाओ। देखो इन दोनों चीजों को ना हमारी बॉडी ने बैलेंस में रखा होता है ताकि हमारा कार्डिक आउटपुट स्टैटिक रहे, कार्डिक आउटपुट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सो जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो ऑपोजिट रिफ्लेक्स हमारी बॉडी क्या करती है कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। ठीक है। अब फिनाइलेफ्रीन डायरेक्टली तो हार्ट में अल्फा रिसेप्टर्स है नहीं, ना फिनाइलेफ्रीन किसी और रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ब्रेडिकार्डिया एक डायरेक्ट एक्शन नहीं है।
ब्रेडिकार्डिया एक इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स सेक्शन है जो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है. वेजोकंस्ट्रिक्शन causes raise in blood pressure. Baroreceptor reflex is stimulated, which causes a decrease in heart rate to compensate for the cardiac output. ठीक हो गया? So yes, phentolamine is going to block this. क्यों? क्योंकि फिनाइलेफ्रीन एक अल्फा 1 एगोनिस्ट है, फेंटोलामीन एक अल्फा ब्लॉकर है. ये इस इफेक्ट को ब्लॉक करेगी, वेजोडाइलेशन कराएगी, वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं होने देगी. जब ब्लड प्रेशर नहीं राइज करेगा तो ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. ठीक हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर. ब्रोंकोडाइलेशन इंड्यूस्ड बाय एपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन ब्रोंकोडाइलेशन कैसे कराता है? बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा 2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द लंग्स. क्या बीटा 2 रिसेप्टर्स को फेंटोलामीन ब्लॉक करेगा? नहीं करेगा. इट इज एन अल्फा ब्लॉकर. नॉन सिलेक्टिव है लेकिन अल्फा का नॉन सिलेक्टिव है. अल्फा 1 और अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा, बीटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा. सो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर. इंक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स इंड्यूस्ड बाय नॉरएपिनेफ्रीन. नॉरएपिनेफ्रीन कार्डियक फोर्स को ऐसे इंक्रीज करता है कि नॉरएपिनेफ्रीन की रिसेप्टर सिलेक्टिविटी है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1. नॉरएपिनेफ्रीन डायरेक्टली बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है. ये एक लंबी बहस हो जाएगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि नॉरएपिनेफ्रीन रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी कराता है एंड ओवरऑल हार्ट रेट रिमेन्स काइंड ऑफ सेम. लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ टेक्निकल बात पे रहते हैं. टेक्निकल बात ये है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स को नॉरएपिनेफ्रीन स्टिमुलेट करता है, ऑल्दो वीकली स्टिमुलेट करता है बट करता है, और उसकी वजह से कार्डियक फोर्स इंक्रीज करती है. ये बीटा मीडिएटेड रिस्पॉन्स है और फेंटोलामीन इसको ब्लॉक नहीं करेगी. सो नॉट करेक्ट. मियोसिस इंड्यूस्ड बाय एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन तो वैसे ही मस्करिनिक एगोनिस्ट है. मस्करिनिक की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो अल्फा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं. आउट हो गया. वेजोडाइलेशन इंड्यूस्ड बाय आइसोप्रोटेरिनोल. आइसोप्रोटेरिनोल बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके स्केलेटल मसल्स में वेजोडाइलेशन कराता है. उसके अलावा तो वेजोडाइलेशन ये कराता नहीं है. तो बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन को फेंटोलामीन ब्लॉक नहीं कर सकता, अगेन बिकॉज इट इज एन अल्फा ब्लॉकर. सो correct answer is A, bradycardia induced by phenylephrine, since phenylephrine is an alpha 1 agonist and phentolamine is an alpha blocker. I hope that is clarified. Okay ji. So running through the next MCQ. हम लोगों ने जब अल्फा ब्लॉकर्स का एक थोड़ा सा देख लिया तो अब हम थोड़ा सा बीटा ब्लॉकर्स का भी इफेक्ट देखते हैं. ठीक है, क्विकली हमने ट्राई किया है कि चलो अ चंक फ्रॉम हेयर एंड देयर, ताकि सारा का सारा ANS आपका जो है वो कवर हो जाए. ठीक है. सो योर 75-year-old पेशेंट विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज इज टू रिसीव अ बीटा ब्लॉकिंग ड्रग. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स नॉट इंडिकेटेड. बीटा रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक करना है. ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स के क्लिनिकल यूजेस एक्सट्रीमली हाई यील्ड क्वेश्चन है. SCQs में भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है. ठीक है. अच्छा, अब आप देखें कि एक्यूट एरिथमियाज ड्यूरिंग सर्जरी. एरिथमियाज में बीटा ब्लॉकर्स को जरूर यूज किया जाता है. तो ये नॉट इंडिकेटेड है, तो जाहिर है कि ये तो इंडिकेशन है एरिथमियाज, तो पहला ऑप्शन हमने बाहर निकाल दिया. ठीक है. एथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना में भी बीटा ब्लॉकर्स डेफिनेटली दिए जाते हैं पेशेंट्स को. जब आप ये चीज़ें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो मजीद डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. देन क्रॉनिक हार्ट फेलियर में लो डोजेस में ओवर अ लॉन्ग टाइम बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन प्रूवन यूजफुल. हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर में कभी नहीं देते. और ये बात आपने याद रखनी है. हार्ट फेलियर तक जब हम पहुंचेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है. हाइपरटेंशन में तो बीटा ब्लॉकर्स बहुत अरसे से यूज की जा रही हैं. एंड यस, मेनी ऑफ यू आर राइट. द करेक्ट आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. बीटा ब्लॉकर्स को डायबिटीज में नहीं देना चाहिए, आइडियली नहीं देना चाहिए. क्यों? देखो,
आप ये देखो कि हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज में अगर किसी पेशेंट को होता है तो पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है? हाउ डज द पेशेंट नो? पेशेंट कहते हैं कि मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे लगता है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे ना पसीना आ रहा है, अजीब तबीयत खराब हो रही है। पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स बताता होता है आपको, है ना। बीटा ब्लॉकर्स इन सब सिम्टम्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। टेकिकार्डिया नहीं होने देते, पैल्पिटेशंस नहीं होने देते, आपके सारे जो आपके नॉर्मल जो ये रिस्पॉन्सेज हैं, ट्रेमर्स हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। आपके जितने भी जो आपके सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है ना, उसको बीटा ब्लॉकर्स इनहिबिट कर रहे होते हैं। एक पेशेंट जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगा बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया कोमा में चला जाएगा, उसको सिम्टम्स वाले फेज आएगा ही नहीं बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स ने उसके सारे सिम्टम्स ब्लॉक किए होंगे। दैट इज वाई बीटा ब्लॉकर्स शुड नॉट बी गिवन इन डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि बिकॉज दे मास्क द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड ये बहुत डेंजरस बात हो सकती है, ठीक है। सो यस, ई is the correct option here. All right जी, this is the last MCQ for today. थोड़ा सा ये MCQ जो है ना वो ओवरलैप कर रहा है मेरी साइड पे पिक्चर के साथ, बट इट्स ऑल राइट, मैं आपको बता देती हूँ। A new drug was administered to an anesthetized patient and the results are shown here. A large dose of epinephrine was administered before and after the new agent. ठीक है, हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो न्यू एजेंट है ये प्रोबेबली कौन सी ड्रग है। अब आप देखो कि एक आपने न्यू ड्रग टेस्ट करनी थी, देखना है कि वो क्या है, कौन सी ड्रग है, ठीक है। तो आपने एपिनेफ्रीन उससे पहले एडमिनिस्टर की और देखा कि एपिनेफ्रीन का रेगुलर रिस्पांस जो आता है वो आ रहा है। आपको पता है कि एपिनेफ्रीन है, उसने अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करेगा, उसने बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है, उसकी वजह से हार्ट रेट नीचे जो आप देखो कि कार्डियक फोर्स भी इंक्रीज कर रही है, और बिकॉज वो स्लाइट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 भी करती है, लेकिन अल्फा 1 जो है इट इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप देखो तो पल्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डायस्टोलिक थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज भी नहीं कर रहा। ओवरऑल एक मिक्स्ड इफेक्ट है एक ऐसी ड्रग का जो एपिनेफ्रीन है, जैसे कि अल्फा, बीटा और बीटा 1 और बीटा 2 तीनों स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो एक मिक्स्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है विद एन ओवरऑल इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन दी हार्ट रेट। ये एपिनेफ्रीन का टिपिकल इफेक्ट है, नॉर्मल इफेक्ट है जो आएगा, ठीक है। जब आप अपनी एक न्यू ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो एपिनेफ्रीन का ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट स्टैटिक हो जाता है और एपिनेफ्रीन का कार्डियक फोर्स के ऊपर भी इफेक्ट स्टैटिक हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज कर रहा था अल्फा 1 स्टिमुलेशन की वजह से, अब वो रेज नहीं कर रहा। तो नंबर 1 तो फैक्ट हमने स्टैब्लिश कर लिया कि ये ड्रग प्रॉबेबली अल्फा 1 की एंटागोनिस्ट हो सकती है, अल्फा ब्लॉकर हो सकती है, ठीक है। पर बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। मसला ये है कि कार्डियक फोर्स भी स्टैटिक हो गई है। दैट मीन्स कि बीटा 1 रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हुए हैं। सो दिस ड्रग इज एन अल्फा ब्लॉकर बट इट इज ऑल्सो अ बीटा ब्लॉकर। तो अब मैंने आंसर आउट कर दिया, लीक कर दिया मैंने आंसर को यहाँ पे। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से ऑप्शंस हमारे पास आंसर्स की कौन सी होनी चाहिए। अटीनोलोल, ए अटीनोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर, बीटा में भी सेलेक्टिव, कार्डियो सेलेक्टिव ये बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये कार्डियक फोर्स को तो बिल्कुल डिक्रीज कर देगी, पर ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर सकती, इमीडिएटली नहीं कर सकती। इट कैन नॉट बी द आंसर। एट्रोपिन एक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, हम इसको वैसे ही कहानी में से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन ने तो देखो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, उसका तो ना अल्फा रिसेप्टर से कोई लिंक है और ना बीटा रिसेप्टर से कोई लिंक है, वो भी आउट हो गई। लबीटालोल एक्सेलेंट। मुझे ना एकदम से ना इतनी एक्साइटमेंट होती है जिस वक्त सही आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऐसे लगता है कि जैसे ना बात थ्रू हो गई है। तो यस द आंसर इज सी, एक ड्रग जो अल्फा ब्लॉकर भी है और एक ड्रग जो बीटा ब्लॉकर भी है। आउट ऑफ दीज लबीटालोल इज अ ड्रग विच इज एन अल्फा एंड अ बीटा ब्लॉकर। यस, अगेन जो अगली ऑप्शन फिनॉक्सीबेंजामीन है, फिनॉक्सीबेंजामीन भी सिर्फ अल्फा को ब्लॉक करती है, बीटा को नहीं करती।
और प्रोप्रेनोलोल भी सिर्फ बीटा को ब्लॉक करती है, अल्फा को नहीं करती. सो यस, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेबिटोलोल, विच इज एन अल्फा एज वेल एज अ बीटा ब्लॉकर. एंड जस्ट एज अ टीजर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करती हूँ, यू कैन आंसर इन द कमेंट्स. और कौन सी ड्रग्स हैं जो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स हैं? किसी एक और ड्रग का नाम आता है तो जस्ट राइट इट डाउन. लेट्स सी. Excellent. So I have got one answer. Yes, I've got two answers. Very good. Carvedilol is another drug. Libitalol की तरह carvedilol भी alpha and beta दोनों receptors को block करती है. So amazing response guys. बहुत बहुत अच्छी आप लोगों की participation थी और बहुत मजा आया. ठीक है. सो विद दिस हम आज की हमने जो MCQ डिस्कशंस थी 10 MCQs हमने डिसाइड किए थे जो ओवरऑल जो है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्पैन करें. एंड टिपिकली मैंने वो MCQs आपकी बुक में से पिक किए जो जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनको मैं भी एज अ स्टूडेंट उनको देख के परेशान हो जाती थी. सो आई पिक दोस्त ताकि आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई किए जा सकें. ठीक है जी. ऑल्सो आप देखो बेटा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखे हैं आप ये नोट करो कि नाम आपको ड्रग का लिखा होता है MCQ में. एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि यू नीड टू नो कि वो ड्रग किस ग्रुप में है. ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपको वहाँ बताया नहीं जा रहा होता. फेंटोलामीन का नाम लेके क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे ऑप्शंस देके ड्रग्स के नाम दिए हुए, ये नहीं पता कि एट्रोपिन किस ग्रुप की है, लेबिटोलोल किस ग्रुप की है, फिनाइलेफ्रिन किस ग्रुप की है. यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. आपको याद होना चाहिए कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर के ऊपर क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, आपको क्लासिफिकेशंस और याद करने का तरीका क्या है. हम लोगों ने आप लोगों को असिस्ट करने के लिए एक वर्कबुक बनाई है. अभी हमने एज अ ट्रायल बेस हमने उसको लॉन्च किया है. मिनिमल सी हमने उसकी प्राइस रखी है जस्ट टू कवर द बेसिक कॉस्ट. ठीक है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि उसमें आपको ड्रग्स के स्पेलिंग्स जो आपको जनरली मुश्किल लगते हैं कि ड्रग्स के स्पेलिंग्स नहीं याद होते, ठीक है, तो वो मेमोराइज करने में एक तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा. और सेकंड आपको उसमें ये होगा कि डिफरेंट जगहों पे होता है ना कि जस्ट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्विक ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या फटाफट ड्रग्स को जो है वो यू पुट देम इनटू द राइट कैटेगरी ताकि रीइंफोर्स हो सके. फार्माकोलॉजी रिक्वायर्स रिविजन, repeated revision, and that is what we are offering you in our workbook. आप लोग उसको लें, उसको repeatedly you can just practice it over and again. आपके clinical uses पे reinforce हो जाएंगे. आपके drug के spellings जो बहुत important है वो भी आपको अच्छी तरह memorize हो जाएंगे. And most importantly you will learn how to categorize the drugs and how important it is to put them in their right categories. वहीं से आधे मसले हल हो जाते हैं if you know where the drug belongs to. So with that, thank you for an amazing session. और इंशाल्लाह whenever possible हम next week का कुछ सेशन कंडक्ट करेंगे. तब तक just let's say कि have a nice Ramadan, अच्छे रोजे रखें, ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी करें, and see you inshallah next time. Thank you for your amazing response and keep following. Stay tuned. Allah Hafiz.